नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक वीज़ा के बारे में। लेकिन ये सिर्फ एक वीज़ा नहीं, ये एक पूरा का पूरा सफ़र है। जी हाँ, H1B वीज़ा का सफ़र। वो रास्ता जो दुनिया भर के टैलेंट को अमेरिका में मौक़ों से जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को समझना। तो इस सफ़र को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, हमारी मंजिल H1B आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि तैयारी कैसे करनी है, मतलब कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद सबसे मुश्किल पड़ाव यानी पूरी प्रोसेस क्या है। और आखिर में जब मंजिल मिल जाए तो नई जिंदगी की हकीकत क्या होती है। कहते हैं ना, किसी भी सफ़र की शुरुआत अपनी मंजिल को जानने से होती है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये H1B वीज़ा आखिर है क्या चीज़। देखिए, H1B एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। इसका मतलब ये परमानेंट रहने के लिए नहीं है। ये वीज़ा अमेरिकी कंपनियों को दुनिया भर से प्रोफेशनल्स को नौकरी पर रखने की इजाज़त देता है। पर इसमें एक कैच है, एक खास बात है। ये वीज़ा सिर्फ स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस के लिए है। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में, ऐसे काम जिनके लिए कोई खास डिग्री, कोई खास हुनर या तजुर्बा चाहिए। तो सवाल उठता है कि ये खास काम होते कौन से हैं? सोचिए, आईटी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एकेडेमिया, लिस्ट काफ़ी लंबी है। असल में ये वीज़ा अलग अलग इंडस्ट्रीज के बेस्ट टैलेंट को अमेरिका खींच कर लाता है। अच्छा, तो ये वीज़ा मिलता कितने टाइम के लिए है? शुरू में ये 3 साल के लिए दिया जाता है, जिसे बाद में बढ़ाकर टोटल 6 साल तक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर किसी का ग्रीन कार्ड का प्रोसेस शुरू हो गया है ना, तो इस वीज़ा को 6 साल के बाद भी एक्सटेंड करवाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चलिए, मंजिल तो पता चल गई। अब बात करते हैं सफ़र की तैयारी की, यानी एलिजिबिलिटी की। और ये कोई एक तरफा मामला नहीं है, ये एक टू वे स्ट्रीट है। इसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों की ही बराबर की भूमिका होती है। तो देखिए जिम्मेदारियां कैसे बटी हुई हैं। एक तरफ है कर्मचारी, जिनके पास एक स्पेशलिटी जॉब का ऑफर होना चाहिए, साथ ही उस जॉब के लिए ज़रूरी डिग्री या उतना ही तजुर्बा, और अगर कोई लाइसेंस चाहिए तो वो भी। वहीं दूसरी तरफ है कंपनी। उन्हें ये साबित करना होता है कि हाँ, ये नौकरी सच में एक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन है। वो ये भी गारंटी देते हैं कि वो नियमों के हिसाब से सैलरी देंगे, और उन्होंने लेबर कंडीशन एप्लीकेशन, जिसे LCA कहते हैं, वो भी फाइल कर दिया है। तैयारी हो गई। अब आता है सफर का सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग हिस्सा, एप्लीकेशन प्रोसेस। यकीन मानिए, ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें कैप्स हैं, इसमें खर्चा है और कंपटीशन कंपटीशन तो बहुत ही तगड़ा है। तो सवाल यही है कि ये रास्ता आखिर दिखता कैसा है, क्या-क्या करना पड़ता है। मोटे तौर पर इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप 1, कंपनी मार्च के महीने में H1B लॉटरी के लिए कैंडिडेट को रजिस्टर करती है। अगर किस्मत अच्छी रही और नाम सिलेक्ट हो गया तो आता है स्टेप 2, कंपनी LCA फाइल करती है। इसके बाद स्टेप 3 में कंपनी फॉर्म I-129, जो कि मेन पिटिशन है, वो USCIS को सबमिट करती है। और फाइनली स्टेप 4, जब सब कुछ अप्रूव हो जाता है तो या तो वीज़ा स्टैंप मिलता है, या अगर कोई पहले से ही अमेरिका में है तो उसका स्टेटस चेंज हो जाता। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा रोड़ा है एनुअल कैप। मतलब हर साल कितने वीज़ा दिए जाएंगे, इसकी एक लिमिट तय है। और चाहने वाले, वो इस लिमिट से कई गुना ज़्यादा है। अब आप ही सोचिए, जब सप्लाई कम हो और डिमांड बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा? लॉटरी। जी हाँ, इसीलिए एक लॉटरी सिस्टम बनाया गया है। तो ये लिमिट आखिर है कितनी? चलिए जरा आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। जो रेगुलर कैप है उसमें हर साल सिर्फ 65,000 वीज़ा दिए जाते हैं, बस। हाँ, एक छोटा सा फायदा उन लोगों के लिए है जिनके पास अमेरिका से मास्टर्स डिग्री है। उनके लिए 20,000 वीज़ा का एक अलग कोटा है। लेकिन कुल मिलाकर भी देखें तो संख्या बहुत ही लिमिटेड है। इस सफ़र में सिर्फ वक्त और किस्मत ही नहीं, पैसा भी लगता है। अगर फीस पर नज़र डालें तो रजिस्ट्रेशन की छोटी सी फीस से लेकर हज़ारों डॉलर की अटॉर्नी फीस तक खर्चा काफ़ी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, आमतौर पर यह सारा का सारा खर्चा कंपनी उठाती है, कर्मचारी को अपनी जेब से नहीं देना पड़ता। तो मान लीजिए लॉटरी लग गई, वीज़ा मिल गया और मंजिल पर पहुंच गए, तो इसके बाद की जिंदगी कैसी होती है? क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा सोचा था? चलिए अब हकीकत की बात करते हैं। इसके फायदे क्या हैं, पाबंदियां क्या हैं, और अगर ये रास्ता न मिले तो दूसरे विकल्प क्या हैं? फायदों की बात करें तो वो काफ़ी बड़े हैं।
सबसे बड़ा फायदा, अमेरिका में लीगली काम करने का सीधा रास्ता मिल जाता है। और तो और ये ग्रीन कार्ड पाने का एक रास्ता भी बन सकता है। फैमिली भी साथ आ सकती है H4 वीज़ा पर। और कुछ केसेस में तो H4 वीज़ा वाले स्पाउस काम भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर जॉब चेंज करनी हो तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ बड़ी पाबंदियां भी हैं, जैसे कि H1B वीज़ा होल्डर सिर्फ उसी कंपनी के लिए काम कर सकता है जिसने उसे स्पॉन्सर किया है। लोकेशन भी फिक्स्ड होती है। और जैसा हमने पहले देखा, ये पूरी तरह से लॉटरी पर निर्भर है, जो इसे बहुत अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। और हाँ, खुद का काम शुरू करना यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो तो लगभग नामुमकिन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये मेन रास्ता H1B वाला रास्ता बंद हो जाए तो क्या, जिनका नाम लॉटरी में नहीं आता, उनके लिए क्या कोई और विकल्प है? खुशी की बात है कि हाँ, कुछ दूसरे रास्ते भी हैं, जैसे कि O1 वीज़ा जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट वाले लोगों के लिए है, L1 वीज़ा जो कंपनी के अंदर ही ट्रांसफ़र के लिए होता है। जो स्टूडेंट्स अमेरिका से पढ़ते हैं उनके लिए F1 OPT का ऑप्शन है। और भी कई रास्ते हैं। कुछ खास मामलों में तो कंपनियां सीधे ग्रीन कार्ड भी स्पॉन्सर कर देती हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे सफ़र का सार क्या है? यही कि H1B वीज़ा स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका का मेन वर्क वीज़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एनुअल कैप और लॉटरी सिस्टम की वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और एक तरह से अनिश्चित रास्ता बन गया है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे ये रास्ता और मुश्किल होता जा रहा है, तो क्या दुनिया भर का टैलेंट अमेरिकी इकोनॉमी में योगदान देने के लिए कोई नए रास्ते खोजेगा, या शायद किसी और मंजिल की तरफ देखेगा? भविष्य में टैलेंट का ये ग्लोबल सफ़र आखिर किस दिशा में जाएगा, ये सोचना वाकई दिलचस्प है।